नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों को, पहले शॉर्ट में और फिर विस्तार से खबर आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में समझिए सबसे पहले, क्या अपराधियों को पुलिस का भय नहीं रहा? एनडीए में सीट बंटवारे का संभावित फॉर्मूला क्या है? जानिए मोदी क्या क्या सौगात लेकर आ रहे हैं और किस फसल की एमएसपी में कितना इजाफा हुआ है। और वैसे तो हम बुलेटिन की शुरुआत पॉलिटिकल खबरों से करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले बात अपराध की होगी। देखिए, बिहार में अपराधियों का आतंक चरम पर पहुंच चुका है। अलग अलग शहरों में गोलियों की तड़तड़ाहट और हत्याओं के बाद मचे चित्कार की गूंज है। यही नहीं, समस्तीपुर कोर्ट हाजत से 5 कैदी फरार हो गए, जिसमें से अब तक सिर्फ एक को पकड़ा जा सका है। सवाल है, क्या बिहार पुलिस का इकबाल पूरी तरह खत्म हो गया है? आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बीच सड़क पर फायरिंग की घटना से हुई किरकिरी से अभी पटना पुलिस उबर ही रही थी कि बिहार के कई शहरों में अपराधियों ने एक के बाद एक कई वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। बिहार की राजधानी पटना से करीब 89 किलोमीटर दूर है समस्तीपुर। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद समस्तीपुर कोर्ट हाजत से 5 कैदी फरार हो गए। एक कैदी को पुलिस ने किसी तरह पकड़ लिया, लेकिन बाकी के 4 अब भी फरार हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल करने के लिए जब हमने दोपहर 2 बजे के करीब समस्तीपुर के एसपी अशोक मिश्रा को फोन किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, बिहार की राजधानी पटना से करीब 69 किलोमीटर दूर है छपरा। 2 कारोबारियों सहित 4 लोगों की हत्या से छपरा में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ तक कि छपरा डबल मर्डर केस के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और नाराज भीड़ ने एसएसपी के आवास का घेराव तक किया। यहाँ भी समस्तीपुर जैसी ही कहानी दोहराई गई। न्यूज 18 ने छपरा की कानून व्यवस्था का हाल जानने के लिए फोन किया तो एसपी ने फोन नहीं उठाया। यानी एक ओर अपराधी एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस के अधिकारी जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते। सवाल है कि पुलिस अधिकारियों के जवाब न देने से क्या आपराधिक घटनाएं थम गई? तो जवाब है कि नहीं। ये मामले सिर्फ समस्तीपुर और छपरा तक ही सीमित नहीं है। शहर शहर अपराधियों ने ऐसे ही कहर मचाया है। पटना से करीब 139 किलोमीटर दूर दरभंगा में भी गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। स्कूल जाते समय शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर अपने गुस्से का प्रदर्शन किया। पटना से करीब 250 किलोमीटर दूर है मधेपुरा। मधेपुरा भर्राही थाना क्षेत्र में होटल संचालक की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। हत्या से गुस्साए लोगों ने मधेपुरा मुरलीगंज NH 107 को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन अपराध की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही। मुजफ्फरपुर और नालंदा में भी हत्या की वारदातें हुई। अपराधियों ने तो बिहार की राजधानी पटना में खुलेआम बीच सड़क पर फायरिंग कर पुलिस को खुली चुनौती दी। सवाल है कि क्या अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं रहा? क्या पुलिस का इकबाल पूरी तरह खत्म हो चुका है? और क्या अपराध रोकने में बिहार पुलिस फेल हो चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आइए अब समझते हैं कि कानून व्यवस्था पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। देखिए, हाल के दिनों में अपराध की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। अपराध में भी संगठित अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। लूट और हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस कस्टडी से अपराधी भाग जाते हैं और बार बार पुलिस पिट जाती है। अब आइए ये जान लेते हैं कि हाल के दिनों में हुई कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में। शुरुआत सबसे पहले राजधानी पटना से ही करते हैं। देखिए, पटना में मंगलवार शाम तक 72 घंटे में 4 बार गोली चली है। 24 मई 2025 को बोरिंग केनाल रोड में, 24 मई 2025 को ही बोरिंग रोड चौराहे पर भी गोलीबारी हुई।
26 मई 2025 को बाईपास में गोलीबारी हुई और 27 मई 2025 को रामकृष्ण नगर थाने में गोली चली थी। इसके अलावा पटना में 13 मई को पीर बहोर थाना क्षेत्र में कॉलेज में बम से छात्र की हत्या कर दी गई। 10 मई को एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन में महिला की हत्या हुई। 16 मई को सिगरेट पीने को लेकर युवक की हत्या कर दी गई। 13 मई को पंडारक में वर्चस्व में कुख्यात की हत्या हुई। 9 मई को कदम कुआं में जमीन कब्जाने को लेकर गोलीबारी हुई। तो छपरा में 25 मई को एकमा में 4 लाख की लूट, 2 कारोबारी को गोली मारी गई। तो 27 मई को भी गोदरेज शोरूम में मालिक और उनके चचेरे भाई की हत्या हुई। भोजपुर की बात करें तो भोजपुर में भी 15 मई को नाच के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 22 मई को लाइब्रेरी में गई लड़की के साथ गैंगरेप के बाद हत्या हुई। 27 मई को गांव में जमीन विवाद में 2 लोगों को गोली मारी गई। गोपालगंज की बात कर लेते हैं। गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में 16 मई को हरखुआ चीनी मिल के पास कारोबारी से 2.5 लाख रुपए की लूट हुई। जबकि सिवान में 24 मई की तारीख को सिवान में 2 लाख कैश, 3 किलो चांदी, 200 ग्राम सोने की लूट हुई। अपराध की घटनाओं से खगड़िया भी अछूता नहीं रहा। खगड़िया के परबत्ता में 16 मई को किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जबकि 21 मई को अलौली में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये एक के बाद एक घटनाएं हम आपको बता रहे हैं जो हत्या की घटना हुई है। देखिए, संगठित अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, ये अब बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर ये जो संगठित अपराध है वो क्यों बढ़ रहा है। पुलिस कस्टडी से अपराधी कैसे भाग जा रहे हैं, बिहार पुलिस जगह जगह क्यों पिट जा रही है, ये सवाल उठ रहे हैं। ये वो सवाल जो कानून व्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे हैं और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था क्यों चरमरा गई, ये सवाल लोग अब पूछ रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। बढ़ते आगे, बिहार में एनडीए में क्या सीट बंटवारे पर मुहर लग गई, ये सवाल राजनीतिक गलियारे में तेजी से उछल रहा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक एनडीए में सीटों के बंटवारे पर लगभग बात बन गई है। एनडीए के नेता इस पर कुछ खुलकर नहीं कह रहे, पर यह इशारा जरूर कर रहे हैं कि सहयोगी दलों के बीच तालमेल बिल्कुल फिट बैठा हुआ है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। इस बात का इशारा किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने। विजय चौधरी ने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और सभी सहयोगियों के सम्मान का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। कि सीटों के बंटवारे के संबंध में एनडीए के सभी घटक दलों के बीच पूर्ण समझदारी है। कोई आपस में इसमें न कोई विवाद है। एनडीए के सभी नेता इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सीट बंटवारे को लेकर बिहार में बात लगभग बन गई है। हालांकि इस पर अभी कोई भी कुछ भी साफ साफ कहने से बच रहा है। उसी तरह सीट बंटवारे का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये काम केंद्रीय नेतृत्व का है, इसलिए मैं इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकता हूं। लेकिन सभी कुछ अच्छा है और सीट बंटवारे का काम जो है केंद्रीय नेतृत्व करेगी। उपयुक्त समय आने पे एनडीए की सर्वदलीय बैठक होगी और जो भी घटक दल जिस क्षेत्र से भी मजबूत है, सीट जीतने में वो अपनी दावेदारी पेश करेगा और उनका सम्मान होगा और उसके अनुसार ही टिकट का सीटों का आवंटन होगा। क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है 2025 में प्रचंड बहुमत से फिर से बिहार में सरकार बनाना। और बहरहाल चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और सूत्र बताते हैं कि जून के आखिरी में या जुलाई में एनडीए में सीट बंटवारे पर मुहर लग सकती है, ताकि एनडीए के उम्मीदवार बेहतर तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर सके। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानना होगा
कि बिहार एनडीए में कौन कौन से दल शामिल हैं। तो आपको बता देते हैं कि एनडीए में 5 दल शामिल हैं और ये दल हैं बीजेपी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी, जितन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम। ये 5 दल एनडीए के अंदर हैं। सूत्रों के हवाले से जो सीट बंटवारे का फिलहाल संभावित फॉर्मूला सामने आ रहा है, उसके मुताबिक अगर आपको जानकारी दें तो फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी और जेडीयू, चूंकि दोनों बड़े दल हैं एनडीए गठबंधन में, तो इन दोनों के बीच बंटवारा करीब 100 से 105 सीटों पर हो सकता है। मतलब बीजेपी और जेडीयू 100 और 105 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और एलजेपी-आरवी की अगर बात कर ली जाए तो संभावित फॉर्मूला जो निकलकर फिलहाल सामने आ रहे हैं सूत्रों के मुताबिक, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी को 22 से 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी-आरवी के खाते में 22 से 25 सीटें आ सकती हैं। वहीं हम की अगर बात कर लें, यानी जो एनडीए के घटक दल हैं जिनमें जितन राम मांझी की पार्टी हम भी शामिल है, उनकी अगर बात कर ले तो 5 से 7 सीटें हम पार्टी को मिल सकती हैं। इसके अलावा एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी है, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं, ऐसी संभावना है। ये संभावित सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है। अब देखिए, चूंकि बिहार एनडीए में जो 5 घटक दल एक साथ चुनावी मैदान में जाने वाले हैं और साझा कार्यक्रम की शुरुआत भी हो गई है, अब सीट शेयरिंग को लेकर के भी बात चल रही है। और सबसे बड़े दल, जैसे हमने आपको बताया कि बीजेपी और जेडीयू की अगर बात कर ले तो 121 सीट पर बीजेपी प्लस। हालांकि इसके साथ ही आपको बताते हैं 2020 में जब एनडीए में सीट का फॉर्मूला तय हुआ था तब क्या स्थिति थी। अगर इसकी बात की जाए तो आपको बता दें बीजेपी प्लस के खाते में 121 सीटें आई थी, जबकि जेडीयू प्लस के खाते में 122 सीट थी। अब आप सोचेंगे कि बीजेपी प्लस और जेडीयू प्लस क्या था, तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाते हैं। बंटवारे में ये तय हुआ था कि जो बीजेपी है वो अपनी सीट में से कुछ सीटें वीआईपी पार्टी को देगी और जेडीयू जो है वो अपने खाते से कुछ सीट हम पार्टी को देंगे। तब जो बंटवारा हुआ उसके मुताबिक बीजेपी ने मुकेश सहनी को वीआईपी को 11 सीट दिया था, खुद 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। और उसी तरह जेडीयू ने 115 सीट पर चुनाव लड़ा और मांझी की हम पार्टी को 7 सीटें जेडीयू ने दी थी। ये 2020 का फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। इन 4 दलों ने साथ मिलकर 2020 के विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरे थे। अब चुनाव में किसको कितनी सीटों पर जीत मिली ये भी जान लीजिए। तो बीजेपी 74 सीटों पर जीत कर आई, जबकि जेडीयू के खाते में 43 सीटें आई। मांझी की हम और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 4-4 सीटें मिली थी। और आपको बता दें कि इसके साथ ही एलजेपी और आरएलएसपी, चूंकि ये 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ी थी, तब एलजेपी को 1 सीट पर जीत मिली थी और आरएलएसपी को 1 भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। मतलब अब अगर खबर को समझा जाए तो इसे समझ में ये आता है कि अलग अलग लड़ने से 2020 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों को नुकसान हुआ था। तो बीजेपी और जेडीयू दोनों गठबंधन के बड़े दल हैं और इन दोनों जो गठबंधन है उसमें बड़े दल के मुताबिक सीटों का फॉर्मूला आगे इस बार तय होगा, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में चूंकि काफी नुकसान झेलना पड़ा था अलग अलग चुनाव लड़ने पर। अब जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में शामिल है, तो देखना होगा कि सीटों का कौन सा फॉर्मूला निकलकर सामने आता है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार बिहार आ रहे हैं। खास बात यह है कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये उनका पहला दौरा है और इसे भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में एनडीए ने जी जान लगा दी है। पीएम मोदी अपने 2 दिन के बिहार दौरे के दौरान बिहार को करीब 50,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम और एनडीए नेताओं का उत्साह, ये तस्वीर है एनडीए की तैयारी की। तैयारी पीएम मोदी के स्वागत की।
बिहार की मिट्टी से किया अपना वादा पूरा करने के बाद पीएम मोदी बिहार लौट रहे हैं, तो उनके स्वागत को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पटना पहुंचते ही पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का ग्रैंड रोड शो शुरू होगा। 32 जगहों पर पीएम के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। रोड शो के बाद पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और फिर कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। उस प्रधानमंत्री को अभिवादन करने के लिए पटना की 1 लाख से ज्यादा जनता एयरपोर्ट से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक पलके बिछाए उनका इंतजार कर रही है। एक गजब का माहौल होगा प्रधानमंत्री जी का स्वागत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। विकास योजनाओं में हवाई अड्डे, बिजली परियोजना और एक्सप्रेस वे जैसी योजनाएं शामिल हैं। इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, तो ऐसे में अब आप ये जान लीजिए कि पीएम मोदी अपने साथ क्या क्या सौगात लेकर आ रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को 50,000 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इसके साथ ही पटना हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें, बिहटा में बनने वाले एयरपोर्ट का शिलान्यास भी पीएम मोदी करेंगे, जिसमें 542 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब आप जानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ और सौगात लेकर आ रहे हैं। नबीनगर में एनटीपीसी की बिजली परियोजना सुपर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। और आपको बता देते हैं कि इसमें भी करीब 29,947.91 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही पटना से सासाराम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होगा और इसमें 3,712 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसकी सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। बक्सर में गंगा नदी पर पुल का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। करीब 368 करोड़ रुपए की लागत से ये बनने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बिहार को कई सौगात दिए जाने हैं। 29 और 30 मई को उनका बिहार दौरा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।